सिचुएशन सोचिए, सालों की कोशिश, इमोशनल रोलर कोस्टर और महंगे मेडिकल प्रोसीजर के बाद एक जोड़ा आखिरकार अपने भ्रूण मतलब एम्ब्रियोज फ्रीज करवाता है। सब कुछ तैयार है। उम्मीदें बन जाती हैं। बिल्कुल। और फिर रातों रात एक नया कानून आता है जो कहता है माफ कीजिए, अब आप माता पिता बनने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं। ये तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। आपके भ्रूण लैब में हैं, लेकिन कानून आपको उन्हें इस्तेमाल ही नहीं करने दे रहा। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम और मानवीय फैसले विजया कुमारी एस बनाम भारत संघ पर गहराई से बात कर रहे हैं। जी, ये मामला ठीक ऐसे ही जोड़ों के बारे में है जिन्होंने सरोगसी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। लेकिन सरोगसी एक्ट 2021 के आने से वो अचानक उम्र की सीमा से बाहर हो गए। तो असल सवाल ये था कि क्या सरकार खेल के बीच में नियम बदलकर किसी के परिवार बनाने के अधिकार को छीन सकती है, वो भी पिछली तारीख से? यही इस पूरे केस का केंद्र था। तो इस मामले की तह तक जाने के लिए हमें याचिकाकर्ताओं की कहानी समझनी होगी। हाँ, तो विजया कुमारी और उनके पति ने 2019 में शादी की। कुछ मेडिकल वजहों से उन्होंने सरोगेसी का रास्ता चुना। ठीक है। जनवरी 2021 तक उन्होंने सफलतापूर्वक भ्रूण तैयार करके फ्रीज भी करवा लिए थे। लेकिन फिर जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड-19 आ गया। तो प्रक्रिया में देरी हो गई। बिल्कुल। और इसी देरी के दौरान 25 जनवरी 2022 को वो नया सरोगेसी एक्ट लागू हो गया। और इस एक्ट में उम्र की सीमा तय कर दी गई थी। जी, महिला के लिए 23 से 50 साल और पुरुष के लिए 26 से 55 साल। जब तक ये जोड़ा अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता, वो इस नई उम्र सीमा को पार कर चुके थे। मतलब सब कुछ तैयार था और अचानक एक कानून ने आकर सब पे रोक लगा दी। यहीं से फिर कानूनी लड़ाई शुरू हुई होगी, है ना? हाँ, और उनकी दलील बहुत सीधी और तार्किक थी। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने भ्रूण फ्रीज करवाए, तभी उन्हें एक निहित अधिकार मतलब एक वेस्टेड राइट मिल गया था। ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी, बल्कि एक ठोस कदम था। बिल्कुल। उनकी दलील थी कि ये हमारी पर्सनल लिबर्टी और रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी के खिलाफ है। हमें अपने परिवार के बारे में फैसला लेने से कैसे रोका जा सकता है? तो फिर सरकार का इस पर क्या कहना था? उन्होंने इस नियम को क्यों सही ठहराया? सरकार का मुख्य तर्क बच्चे के कल्याण पर था। उनका कहना था कि उम्र की सीमा इसलिए जरूरी है ताकि माता-पिता बच्चे की परवरिश के लिए शारीरिक रूप से सक्षम हों। एक मिनट, पर यह तर्क थोड़ा अजीब नहीं है? कैसे? अगर कोई 56 की उम्र में नेचुरली माता पिता बनता है, तब तो सरकार कुछ नहीं कहती। गोद लेने के लिए भी ऐसी कोई सख्त ऊपरी सीमा नहीं है, तो सिर्फ सरोगेसी के लिए क्यों? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात पर गौर किया। अच्छा। कोर्ट ने सरकार के तर्कों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यहीं पर कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया, जिसे हम एम्ब्रियो टेस्ट कह सकते हैं। एम्ब्रियो टेस्ट, ये क्या है? थोड़ा समझाइए। तो कोर्ट ने माना कि सरोगेसी की प्रक्रिया कानूनी रूप से तब शुरू हो जाती है जब गैमेट्स निकालकर उन्हें फर्टिलाइज करके भ्रूण को फ्रीज कर दिया जाता है। मतलब जब से मेडिकल प्रोसेस शुरू हुआ, तभी इसे कानूनी प्रक्रिया भी शुरू मानी जाएगी। हाँ, ये परिवार बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। चूंकि इन जोड़ों ने कानून आने से पहले ही ये प्रक्रिया पूरी कर ली थी, इसलिए उनका अधिकार निहित हो चुका था। वाह, ये तो बहुत बड़ा मोड़ है। सरकार के तर्क के लिए तो ये एक बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल। जस्टिस विश्वनाथन ने अपनी टिप्पणी में एक बहुत अच्छी बात कही, जो इस पूरे मामले का सार है। क्या कहा उन्होंने? जब खेल खत्म होने वाला हो, तब गोल पोस्ट को नहीं बदला जा सकता। बहुत सही। और वो पेरेंटिंग क्वालिटी वाले तर्क का क्या हुआ? कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। कहा कि ये भेदभावपूर्ण है, क्योंकि ये नियम हर जगह बराबर लागू नहीं होता। तो आखिर में फैसला याचिकाकर्ताओं के हक में आया। उन्हें अपनी प्रक्रिया पूरी करने की इजाजत मिल गई। हाँ, कोर्ट ने साफ कहा कि 2021 एक्ट की उम्र सीमा उन जोड़ों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने 25 जनवरी 2022 से पहले अपने भ्रूण फ्रीज करवा लिए थे। तो इस पूरे मामले से आम लोगों के लिए क्या सीख है? सबसे बड़ी सीख ये है कि जब कानून बदलते हैं तो आपके दस्तावेज और तारीखें बहुत मायने रखती हैं। इन जोड़ों के मामले में उनके भ्रूण फ्रीज करने की तारीख ही उनके केस का सबसे मजबूत सबूत बनी। इसी ने उनकी उम्मीद को एक अधिकार में बदल दिया। सही कहा। और कानून के जानकारों के लिए ये केस निहित अधिकार और सिर्फ एक उम्मीद के बीच के अंतर को समझने के लिए एक क्लासिक उदाहरण बन गया होगा। हाँ, ये दिखाता है कि एक कल्याणकारी कानून भी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को मनमाने ढंग से खत्म नहीं कर सकता। तो ये फैसला हमें याद दिलाता है कि कानून को भविष्य की ओर देखना चाहिए, न कि अतीत में जाकर लोगों के अधिकारों और उनके उठाए गए कदमों को अमान्य करना चाहिए, खासकर
जब बात परिवार और जीवन जैसे निजी मामलों की हो। और ये हमें एक बड़े समय पर सोचने के लिए भी छूट जाता है क्या? कि पितृत्व जैसे बेहद व्यक्तिगत मामलों में सरकारी नियमन और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच वो सही संतुलन आखिर क्या होना चाहिए।